तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, कौन सा, भारत का भूगोल, उससे संबंधित जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट वन शॉट क्लास कंप्लीट वन शॉट करवाने वाला हूं। इसमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा भाई। समझ में आ गया? सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, हर पर्सन का रिवीजन कराऊंगा। औरों की तरह सिर्फ महत्वपूर्ण पर्सन नहीं करवा के जाने वाला हूं, वो तो आपके सामने चैट जीपीटी से भी पढ़ लेना आप। समझ में आ गया? पूरा वन शॉट रिवीजन होगा, साथ के साथ आपको 100 टाइप क्वेश्चन भी करवा दूंगा पूरा। इसके अलावा आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ आपको क्या करना है, देखो मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपका क्या काम है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। 25,000 सब्सक्राइबर का अपन टारगेट लेकर चलते हैं। जिंदगी में कोई ना कोई टारगेट हो तभी मजा आता है। 25,000 का सब्सक्राइबर लेकर चलते हैं। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम। और 5 अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उसको ये वीडियो भी शेयर कर दो जिनके पास ये पेपर होने वाला है। और उन 5 विद्यार्थियों को शेयर करने के साथ साथ आपको क्या करना है, वीडियो को भी शेयर कर देना है। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट या मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी, इसके बारे में भी अभी जानकारी दे देता हूं, फिर पूरा का पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखना। अगर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करोगे, तब आप इस प्रकार के जो यूनिवर्सिटी चैंपियन जो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर पहुंच जाओगे। ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने आपको नीचे की तरफ आना है। कहां पर, फाइल वाले सेक्शन में। कहां पर आना है, फाइल वाले सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आके आपको सर्च करना है, कोने में आकर माइनर। क्या सर्च करना है भाई, माइनर सर्च करना है। माइनर अच्छे से सर्च कर लेना भाई। देखो ये रहा, स्पेलिंग MINOR और M इसमें भी छोटा। नीचे की तरफ आओगे भाई, है ना। यहां पर देखो एक पड़ी हुई पीडीएफ, माइनर बीए ऑल सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर, किसके नाम से, माइनर बीए ऑल सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। नीचे की तरफ आओगे तब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। देखो खोलोगे तब तो आपके सामने इसमें भारतीय कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस की मिलेगी। फिर आपके सामने यहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमी की पीडीएफ देखने को मिलेगी आपके सामने। फिर आपके सामने तीसरे नंबर पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की पीडीएफ मिल जाएगी। जाकर इसको अच्छे से पढ़ लेना आपको। चलिए वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो आप सबको पता है भारत देश है, उसकी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। हम पूरी दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश की भौगोलिक दृष्टिकोण से आने वाले देशों में से हैं। और जनसंख्या में 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अपन दूसरे स्थान पे हैं। और वर्तमान के डाटा के हिसाब से हम पहले स्थान पे आते हैं। तो और साथ के साथ हमारे देश में सिर्फ जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण से ही हम सिर्फ बड़े नहीं है, बल्कि हमारा जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसमें और हमारी संस्कृति में काफी बड़ा भेदभाव जो अंतर भी देखने को मिलता है। अगर आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाओ तो पहनावा, खाना पीना, त्योहार, बोली, भाषा सब बदल जाती है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं, अगर आप एक राज्य के अंदर भी रहते हो तो एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो भी भाषा, बोली, पानी, खान पान है वो बदल जाता है। तो हम इतनी विविधताओं से भरे हुए देश हैं जिसका भूगर्भीय संरचना व उच्चावच के पर्याप्त भिन्नता है। और भारत में अगर सिर्फ जो संस्कृति में ही आपके सामने जो बदलाव नहीं देखने को मिलता है, हमारा जो भूगर्भीय जो स्थितियां हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। जहां अगर अपन सिर्फ राजस्थान की बात कर लें, भारत देश की भी नहीं बात करें, तो एक तरफ रेगिस्तान देखने को मिलता है जहां पर आप देखोगे तो सूखे की समस्या होती है। वहीं झालावाड़ आपके सामने, जो झालावाड़ हो गया, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, यहाँ पर आपके सामने अक्सर नदी नालों में उफान देखने को मिलता है और वहां पे बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है ना। एक तरफ भारत में, एक तरफ अलवर भरतपुर में आपको सामने जो मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पर अजमेर, थोड़ी सी दूर जाओगे अजमेरी क्षेत्र में आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। और थोड़ी दूर जाओगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो भारत में जो स्थल कृतियां हैं उसमें भी काफी ज्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पे भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक विभाजनों में बांटा गया है। और इन्हीं सब अगर अपन भिन्नताओं की बात करें तो भारत है उसको कुल अलग अलग प्रकार की 6 भौतिक जो विभाजन है उनके आधार पर इनका विभाजन किया गया है। पहले विभाजन की बात करें, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहला प्रदेश कौन सा आपके सामने, उत्तरी के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं जिसमें हिमालय पर्वत मुख्यतः है।
विशेषताओं की बात करें, यह विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम वलित पर्वतमाला है जो भारत की उत्तरी सीमा और पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। तो अगर भारत की अपन शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको पता भाई उत्तर से शुरुआत होती है किसी भी चीज की। तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है उत्तरी उत्तरी दिशा में क्या देखने को मिलता है, आपके सामने जो हिमालय है वो देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत आपके सामने जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान से लेकर या म्यांमार तक चलती है, जिसमें भारत में आपके सामने पंजाब में भी है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपके सामने उत्तराखंड, फिर जो आगे अपन जाते हैं सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश तक इसका फैलाव देखने को मिलता है, जिसकी सीमा उत्तरी सीमा और पश्चिम से लेकर पूर्वी तक फैली हुई है। इसमें तीन समानांतर श्रेणियां, तो इसमें अलग अलग प्रकार की तीन समानांतर आपको श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहला है महान हिमालय। सबसे पहले हिमालय कौन सा है, महान हिमालय। अब महान हिमालय के आगे लिखा होता है हिमाद्री, है ना। क्या तो महान हिमालय बोलते हैं या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से क्यों जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस पे यहाँ पर आपके सामने सबसे जो ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं, है ना। और हर समय यहाँ पर बर्फ रहती है। तो इसका जो औसतन अगर ऊंचाई की भी बात करें तो 6000 जो मीटर है उससे ऊंची आपके सामने चोटियां देखने को मिलती हैं। और इसी के ऊपर सबसे ऊंची ऊंची जैसे K2 हो गया, आपके सामने कंचनजंगा हो गया, आपके सामने जो माउंट एवरेस्ट हो गया, ये जो सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसमें ही देखने को मिलती हैं। इसका विस्तार आपके सामने नेपाल में भी देखने को मिलता है। नेपाल में सारी ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। अगला है लघु हिमालय। उसके बाद में जो हिमाद्री हिमालय है उसके बाद में ये ऐसे हैं, तीन पैरेलल लाइंस है, मतलब ऐसे वाली लाइंस, समझ में आ गया। सबसे पहले जो सबसे ऊंचे वो हिमाद्री है और महान हिमालय जो सबसे उत्तरी दिशा में। फिर बीच की जो आपके सामने देखने को मिलता है वो लघु हिमालय होता है, जिसको अपन हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जहां पर आपके सामने थोड़ा कम ऊंचाई वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। और यहाँ पर अक्सर आपको दून भी दिखाई देते हैं, जैसे देहरादून हो गया आपके सामने, जो जैसे उस वक्त दून एक समतल क्षेत्र होता है जहां पर क्या बसावट भी की जा सकती है। और लास्ट में आपको देखने को मिलता है आखिरी क्षेत्र शिवालिक वाला क्षेत्र, जो बिल्कुल कम ऊंचाई है, जिसका विस्तार आपको सामने पूर्वोत्तर में लगभग देखने को मिलता है। महत्व की बात करें, भारत को मध्य एशिया की जो सबसे ठंडी हवाओं से बचाने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है भाई, हिमालय का कार्य क्या है, अब आपको पता है। जो रशिया की बात करें और उसके बाद चाइना की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश है, समझ में आ गया। मध्य एशिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आपको जो साइबेरिया देश का नाम सुना होगा, रशिया है, आपको वहां पे हमेशा ठंड रहती है हर वक्त। चाइना में भी ठंड रहती है, लेकिन उस ठंडी हवाएं आती हैं जो पोलर रीजन से आपके सामने, उसको रोकने का कार्य कौन करता है, आपके सामने हिमालय कार्य करता है। और भारत की जो जलवायु है उसको ठंडी के बजाय उष्ण कटिबंधीय बनाने का कार्य करता है। साथ के साथ मानसून पवनों को रोकने का भी काम करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में जो इतनी जो वर्षा देखने को मिलती है वो नहीं मिलती। क्यों, हिमालय की एक तो ऊंचाइयां इतनी है कि इससे जो बादल है वो टकराकर भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, चाहे पंजाब का क्षेत्र हो, चाहे आपके सामने यूपी बिहार का क्षेत्र हो, यहाँ पे बरसात करने का भी कार्य करता है। साथ के साथ इसके अंदर काफी मात्रा में ग्लेशियर वगैरह भी पाए जाते हैं, जिसके वजह से जो 12 मासी जो नदियां हैं उसको भी पानी का स्रोत पर्याप्त स्तर पे मिल जाता है। तो नदियों को जो पर्याप्त स्तर पे जो पानी है वो प्रोवाइड करवाने का काम भी इसी का है, क्योंकि ग्लेशियर से जो पानी है वो आपके सामने पिघलता है और इससे गंगा, जो सिंध नदी हो गई आपके सामने, ब्रह्मपुत्र जैसी 3 भारत की प्रमुख नदियां इसी कारण से पैदा होती हैं। और अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी नदियां तो है ही। वन संपदा और जैव विविधता से भी भरपूर है। तो आपको पता है भाई, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा, वहां पे वन संपदा मिलना तो एक आवश्यक बात है। और इससे पर्यटन और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत की कितनी ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो आपके सामने कहाँ पर देखने को मिलती हैं, हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जैव विविधता भी है, पर्यटन और जल विद्युत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया आपके सामने। अगला क्षेत्र है उत्तरी मैदान, जहां पे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान देखने को मिलते हैं। दूसरा भूभाग है उत्तरी मैदान। अब हिमालय से अपन थोड़ा नीचे की तरफ आए तो हिमालयन जो नदियां हैं उनके द्वारा, वो हिमालय से निकली ग्लेशियर से उनका जो पानी था उन्होंने लिया
और वहां से क्या है वो अपने साथ मिट्टी का बहाव लेकर लेकर आती हैं। जब तेजी से बहती हैं आपके सामने हिमालय से, पहाड़ी क्षेत्र से, तो अपने साथ कंकर पत्थर लेके आते हैं, वो घिसते चले जाते हैं, कुछ मिट्टी को अपने साथ लेकर आती है। वो मिट्टी जैसे मैदानी क्षेत्र पे आती है तो भाई मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में तो ढलान देखने को मिलती है जिस वजह से स्पीड होती है नदी की। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे आती है तो आपके सामने उसका जो पानी का बहाव कम हो जाता है और मिट्टी है जो बहकर आई थी वो मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती है। तो ऐसे इस प्रकार से वहां पर क्या होते हैं, एक जो मैदान है, जो उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है भारत में, जिसको सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान से जाना जाता है। तीनों हिमालयन नदियां हैं। विस्तार से पढ़ेंगे इनकी क्या विशेषताएं हैं। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया जालो जालोड निष्पक्षों से निर्मित एक विशाल समतल मैदान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं वो अपने साथ कुछ मिट्टी, कुछ सील्ट, कुछ गाद है वो अपने साथ लेकर आती हैं, जिससे क्या होता है आपके सामने एक विशाल जो मैदान है उनका निर्माण होता है। और ये क्या है, दुनिया के सबसे बड़े आपके सामने जलोढ़ के जो मैदान है उनमें से एक है ना। इसमें भी अलग अलग पाए जाते हैं, खादर, बांगर और आपके सामने तराई के मैदान के नाम से जाना जाता है। 3 भाग होते हैं इसके भी, खादर, बांगर और आपके सामने तराई, जो उत्तरी जो मैदान देखने को मिलते हैं, जहां पर जो सबसे ज्यादा नवीनतम देखने को मिलती है। इसमें से जो नदियों के द्वारा आपके सामने जब नदियां आती हैं मैदानी क्षेत्र में, और उसके द्वारा जो बाढ़ है भाई आती है काफी ज्यादा। पहले तो गर्मियों के मौसम में थोड़े संकीर्ण नदियां होती हैं, वो संकीर्ण हो जाती है, थोड़े ही क्षेत्र में बहती हैं। लेकिन जैसे आपके सामने जो मानसून आता है तो वो नदियां, उसका बहाव क्षेत्र वो काफी बड़े क्षेत्र में हो जाता है, और उस क्षेत्र में वो मिट्टी अपने साथ बहाकर लाई हुई वहीं पर छोड़ के चली जाती है। तो वहां से 2 प्रकार की आपके सामने भूभाग का मिट्टियों का निर्माण होता है। एक होती है खादर और दूसरी होती है भांगर। तो जो खादर होती है वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बाढ़ के समय जो नवीनतम मिट्टी लाकर छोड़ी गई उसको खादर के नाम से जाना जाता है। और भांगर वो मिट्टी होती है जो आपके सामने, जो पुराने समय में आपके सामने जो मिट्टी है जो बाढ़ के मैदानों से निर्मित हो गई थी उसको भांगर के नाम से जाना जाता है। खादर नई मिट्टी होती है, भांगर आपके सामने जो पुराने समय की मिट्टी होती है। उसके साथ आपके सामने बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें जहां पर कंकर पत्थर भी आपको थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं उसको तराई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन खादर व भांगर इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। अगले वाला महत्व की बात करें, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगर आप उत्तरी मैदानों की बात करें तो नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है वो भारत की सबसे ज्यादा आपके सामने उपजाऊ मिट्टी होती है, जहां पर सबसे ज्यादा कृषि देखने को मिलती है। पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध हो जाता है भाई। ऐसे आपको पता है, ऐसे जो नदियों के द्वारा अब नदियां 12 मासी नदियां अगर बहती हैं तो इससे क्या हो जाता है आपके सामने जो जल की उपलब्धता भी हमेशा बनी रहती है। भूजल है उसमें भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती रहती है, और आपके सामने जो जल है वो भी अच्छे से उपलब्ध होता रहता है। कृषि सिंचाई के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाती हैं। साथ ही साथ समतल भूभाग देखने के कारण यहाँ पे कृषि हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि होती है, जहां अधिकांश खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। और इस वाले क्षेत्र में क्या होता है आपके सामने ऐसा भूभाग होता है जहां पे अधिकतर खाद्यान्न से गेहूं, चावल, जो गन्ना है ना, इस प्रकार की जो फसलें हैं जो ज्यादातर लोग खाने के लिए उपयोग में लेते हैं उनका अधिकतर क्या किया जाता है, उनको उगाई जाती है। साथ के साथ जहां पर अच्छी उपजाऊ जमीन हो, अच्छी कृषि होती हो और पानी की उपलब्धता भी आसानी से हो जाए, तो इस प्रकार के क्षेत्र में क्या है भाई पुराने बसावट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और प्राचीन समय में जैसे मगध जैसे साम्राज्यों की स्थापना भी यहीं पर हुई थी। तो बहुत ज्यादा प्राचीन सभ्यताएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है और सघन जनसंख्या भी देखने को मिलती है। अगले वाले भूभाग की तरफ बढ़े तो अगले वाला भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेटो। विशेषताएं हैं, यह भारत का सबसे बड़ा भूभाग है और सबसे प्राचीन भूभाग के नाम से इसको जाना जाता है, जो त्रिभुजाकार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है। तो अब क्या होता है आपके सामने, जैसे अपन ने हिमालय देख लिया, हिमालय के बाद में अपन ने देखा उत्तरी मैदान, तो अब अपन बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ। मध्य प्रदेश में आपके सामने जो नर्मदा नदी के पास का जो भूभाग आता है जहां पे पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, और ये ट्राइंगल शेप में देखने को मिलता है अक्सर, जो कहां पे आपके सामने जो उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में देखने को मिलता है, जहां पे अग्नि और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। हुआ क्या, यहाँ पे प्राचीन समय में ज्वालामुखी हैं, वो ज्वालामुखी फटती हैं और उनका जो लावा है वो यहाँ पर व्यवस्थित रूप से जाकर
जम जाता है और जिससे क्या होता है, पठारों का निर्माण होता है। यहाँ पर केंद्रीय उच्च भूमि जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार भी देखने को मिलता है। तो जो मालवा का पठार है, महाराष्ट्र का बुंदेलखंड वाला पठार है, वो देखने को मिलते हैं। और दक्कन का जो पठार होता है जिसमें पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में विभाजित किया गया है। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने पठारी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और ये पठार क्षेत्र में खास करके बुंदेलखंड और मालवा का जो पठार है उनमें सबसे ज्यादा खनिज संपदा भी देखने को मिलती है। खास करके जो बिहार का जो पठारी क्षेत्र है, रांची का पठार का क्षेत्र है, वहां पर भी काफी ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलते हैं, खनिज देखने को मिलते हैं। महत्व की बात करें, यहाँ पे खनिज बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे लो एस की खानें हो गई, उड़ीसा, बिहार, झारखंड आपके सामने ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज है वो देखने को मिलते हैं पठारी क्षेत्र के अंदर। कोयला, मैग्नीज व बॉक्साइट के भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और ये जो पठार है, इस पठारी क्षेत्र में आपके लावा के वजह से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी की विशेषता यही होती है कि वो अपने अंदर सबसे ज्यादा नमी धारण कर सकती है। स्वयं जुताई हो सकती है, जिसकी आपको जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी जैसे उसके ऊपर पानी लगता है वो चिपचिपी हो जाती है और उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, जिसके कारण उसका जो नमी है वो जाती नहीं है और जिससे कृषि के लिए वो हमेशा उपयुक्त रहती है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा यहाँ पर कपास की खेती होती है। और इसी वजह से इस क्षेत्र में आपके सामने किसका ज्यादा उद्योगों का निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग का उसका बहुत अच्छे से निर्माण हुआ। साथ के साथ इस क्षेत्र से आपके सामने जो विंध्याचल पर्वत भी जो श्रृंखला देखने को मिलती है इसी क्षेत्र में, वहां से अनेक प्रकार की जो नदियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी हो गई, साथ के साथ अगर अपन बात करें गोदावरी नदी हो गई, वो इन सब क्षेत्रों से निकलती है। अगले वाले भूभाग की तरफ अगर अपन बाढ़ में बढ़े अगले भूभाग की तरफ, तो हमने देख लिया आपके सामने जो सबसे पहले उत्तर की तरफ हमने देखा हिमालय को, फिर अपन बढ़े और नीचे की तरफ आए तब अपन बढ़े आपके सामने मैदानी क्षेत्रों की तरफ, फिर अपन ने पठारों को भी देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे भारत की और राजस्थान का जो भूभाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। मतलब जो अरावली पर्वतमाला है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश देखने को मिलता है। मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पे जो बरसात है वो बहुत कम होती है और यहाँ पर आपके सामने मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अरावली क्षेत्र भी है। अरावली क्षेत्र के कारण होता क्या है, अरावली के जितने भी जो मानसून आता है वो उसके पूर्वी दिशा में, बादल उसके पूर्वी दिशा में टकराते हैं। एक तो वो सीधी है एकदम राजस्थान में, तो लगभग बादल तो सीधे निकल जाते हैं मानसूनी हवाएं, लेकिन कुछ बस्ती हैं वो टकराती हैं, वो पूर्वी दिशा में बरसात करते हैं, जिस कारण वहां पे अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर जैसे क्षेत्र में किसके मैदानों का निर्माण होता है आपके सामने। और उसका जो पश्चिमी क्षेत्र होता है वहां पर कम बरसात होती है, इस कारण वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर रेतीले मैदान पाए जाते हैं जिनको बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। स्तूप तो आप समझते हो ना, बड़े बड़े टीले होते हैं, उनको बोला जाता है, जहाँ पे ऊर्ध्वाधर, अनुप्रस्थ जो हो गया उनके कुछ नाम से जाना जाता है। समझ में आएगा। तो बड़े बड़े टीले होते हैं जिनका निर्माण होता है, मिट्टी के बड़े बड़े दौरे हैं उनका निर्माण होता है। साथ के साथ यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। अगर राजस्थान की औसत वर्षा की बात करें, तो 150 मिलीमीटर के नाम से भी कम होती है। और अगर जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां से तो 30 से लेकर 50 mm से भी कम बरसात देखने को मिलती है। महत्व की बात करें, यहाँ पर राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी विशेषता यही है कि यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर जो खाद्यान्य फसलें हैं उसमें मोटा अनाज मुख्यतः उगता है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, आपके सामने मक्का हो गया, इस प्रकार की फसलें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। साथ के साथ पशुधन की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर पशुधन भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ऊंट हो गया, भेड़ हो गया, बकरी होगी, इस प्रकार के पशुधन जो कम सीमित संसाधनों में कम जल के अंदर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उस प्रकार के पशुधन ही देखने को मिलता है। साथ के साथ सौर और पवन ऊर्जा की भी जो पर्याप्त संभावना है भाई इस क्षेत्र होता है। यहाँ पर आपके सामने जो आंधियां हो गई, बहुत अच्छे आंधियां भी चलती हैं काफी ज्यादा, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा का भी काफी स्कोप है। और सौर ऊर्जा का तो है ही, मरुस्थलीय क्षेत्र है, काफी ज्यादा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ना कोई इतने ज्यादा आपके सामने लोग रहते हैं, तो
जमीन भी काफी ज्यादा है और हर समय आपके सामने सौर जो सूर्य की किरणें उनकी उपलब्धता रहती है, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की पर्याप्त स्तर पर यहाँ पर संभावनाएं हैं। साथ के साथ आपके सामने बाड़मेर जैसलमेर वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वहां की काफी ज्यादा फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और वैसे भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर ने कुछ क्षेत्रों को कृषि जैसे संभव बनाया गया और उसके बाद में राजस्थान सरकार जो पंजाब हो गया उनकी जो संयुक्त परियोजना है आपके सामने हरियाणा राजस्थान और पंजाब की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके तहत राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है खास करके गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाला और चूरू का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे मरुस्थल देखने को मिलता है, वहां पे इंदिरा गांधी नहर ने क्या किया है, पानी जो आया है और उससे वहां से कृषि संभव हुई है। अब लास्ट व आखिरी जो आपके सामने जो मैदान है तटीय मैदान, अब तटीय मैदानों की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय पठारों की ओर बढ़े तो प्रायद्वीपीय पठारों के अगर आप पश्चिमी व पूर्वी तट पे आपके सामने ये प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत है, ये प्रायद्वीपीय पठार, तो इसका जो किनारों वाला इलाका है यहाँ पर आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है और पश्चिमी अगर अपन दिशा में देखें आपके सामने तो आप जो अरब सागर या हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो तटीय मैदान देखने को मिलते हैं जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिमी दिशा के अंदर तटीय मैदान है जिसमें गुजरात का कोंकण व मालवार तट देखने को मिलता है। गुजराती तट हो गया, कोंकण का तट आपके सामने महाराष्ट्र का तट हो गया और खास करके गोवा के तट को कोंकण के तट के नाम से जाना जाता है। मालवार का आपके सामने तट देखने को मिलता है जहां पे आपके सामने जो केरल का जो क्षेत्र है उसको मालाबार के जो तट के नाम से जाना जाता है। और ये संकरा व कटाफटा आपके सामने है, जबकि पूर्वी तट है उत्कल, उत्तरी सरकार व कोरामंडल चौड़ा व अधिक नदियों द्वारा निर्मित है। क्योंकि इधर का गुजरात और कोंकण वाला जो तट है वो कटाफटा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं इनके द्वारा जो ज्वार मुख का निर्माण होता है, ये एक तो डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं, दूसरी बात पश्चिमी दिशा के अंदर हिंद महासागर में बहुत जो आपके सामने अरब सागर में बहुत कम नदियां गिरती हैं, जो बड़ी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नदियां यहाँ पर नहीं गिरती हैं। और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर इतना बड़ा जो ज्यादा चौड़ा इसीलिए क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती जैसी, गंगा आपके सामने जैसी बड़ी नदियां हैं वो कहां पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इनकी खासियत भी यही कि डेल्टा का निर्माण करते हैं जिससे बड़ा तटीय क्षेत्र का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो यह आपके सामने इसके महत्व की बात करें इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र में मुख्यतः मछली पकड़ना, चावल की खेती, नारियल के बागान देखने को मिलते हैं। तो भाई समुद्र के किनारे होने वाले जितने भी आपके सामने जो कार्य होते हैं वो आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें मछली पकड़कर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, चावल की खेती की जाती है, बंदरगाहों का विकास किया जाता है जहाँ पर व्यापार व वाणिज्य के भी केंद्र है, जहाँ पे आपके सामने कलकत्ता का जो बंदरगाह है, उड़ीसा का जो बंदरगाह है, आपके सामने जो मुंबई का बंदरगाह है, उस जैसे कुछ बड़े बंदरगाह देखने को मिलते हैं। मालाबार व कोरामंडल जैसे आपके सामने दो बड़े बंदरगाह है, तटबंध है जहाँ पे आपके तट है जहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार देखने को मिलता है। अगले वाला भूभाग है द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह मुख्यतः देखने को मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार। तो भारत में अगर द्वीप समूह की बात करें तो दो जगह मुख्यतः हैं, उसमें से बंगाल की खाड़ी में आपके सामने कौन देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार देखने को मिलता है, और अरब सागर में आपके सामने लक्षद्वीप है वो आपके सामने देखने को मिलता है। तो जहां जो अंडमान निकोबार का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, ज्वालामुखी व विवर्तनिक मूल से हुआ है, जबकि जो परवाल भित्तियों से आपके सामने लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो अंडमान निकोबार है उसको क्या, वहां पर उसमें अलग अलग प्रकार की ज्वालामुखियों का विस्फोट होता है और ज्वालामुखी के विस्फोट से जैसे लावा जम गया तो एक स्थलकृतियों का निर्माण हो गया, छोटे छोटे स्थलकृतियों, वो द्वीपों का निर्माण हो गया और उसको अंडमान निकोबार के नाम से बोलते हैं। और लक्षद्वीप है वो आपके सामने परवाल भित्तियां हैं, उनसे घास फूस हो गया या फिर समुद्री जो अपशिष्ट होता है, छोटे छोटे जो मुंगेरी चट्टाने होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उससे एक स्थलकृतियों का निर्माण हो जाता है, द्वीपों का निर्माण हो जाता है, उसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं, उससे लक्षद्वीप का निर्माण होता है। महत्व क्या है रणनीतिक सैन्य में, तो एक तो भाई भारत का जो क्षेत्र भारी क्षेत्र है उसके ऊपर सैन्य गतिविधियों करने के लिए या फिर और भी रणनीतिक रूप से महत्व है। जैव विविधता, खास करके अंडमान निकोबार और आपके सामने जो लक्षद्वीप है इतने खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे पर्यटन भी काफी ज्यादा लोग जाते हैं और प्राकृतिक बंदरगाह भी देखने को मिलते हैं।
तो ये आपके सामने कुल 6 प्रकार के जितने भी भौतिक विभाजन थे वो मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। कैसा लगा आपका वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन क्षेत्र, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट अध्ययन करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके सामने अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अन्य वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से जाकर भी अन्य वीडियो को जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। भारत में कृषि क्या एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो कृषि होती है उसके जो फसलों के बारे में बताना है, तो कृषि के बारे में देखेंगे तो भारत में आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की लगभग आपके सामने 65% से ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर करती थी, सिर्फ कृषि पर निर्भर करती थी। और आज भी भारत की कुछ जो निर्भरता कम हुई है, हम सर्विस सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं उस कारण, लेकिन अभी भी भारत की काफी जनसंख्या है जो किस पर निर्भर करती है, आपके सामने कृषि पर निर्भर करती है और खास करके तो ग्रामीण क्षेत्र की तो सबसे ज्यादा निर्भर करती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा मृदा मृदा परिस्थितियों के कारण फसलों में विविधता पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु और जो मृदा है उसकी परिस्थितियों के कारण क्या फसलों में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। भारत में एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है, भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर आप देखो उत्तरी मैदानों क्षेत्र में तो जो जलद मृदा है वो पाई जाती है आपके सामने। अगर आप जो दक्कन के पठार है यहाँ पे काली लाल मिट्टी पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में आपके सामने लवणीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके सामने जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है आपके सामने भुरभुरी मिट्टी वो पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपके सामने पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो अलग अलग मिट्टी के प्रकार होने के कारण अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनको उगाना संभव है। और भारत की जलवायु वो भी कुछ इस प्रकार की है कि हर क्षेत्र की जलवायु भी अलग है ना। अब अगर आप उत्तरी क्षेत्र की बात करो तो यहाँ पर सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं। जो आपके सामने जो अगर आप दक्षिण की भारत में जाओगे तो वहां पे सर्दी इतनी ज्यादा नहीं होती है, सामान्य तापमान भी रहता है। समझ में आ गया। तो भारत की जलवायु भी ऐसी है जहां पर तापमान में भी जलवायु में भी विविधता देखने को मिलती है। इस कारण भारत में विविध फसलों में विविधता होना एक सामान्य सी बात है। फसलों को मुख्य रूप से 3 कृषि ऋतुओं में बांटा गया है। तो भारत में अगर फसलों की बात करें तो जो कृषि ऋतु हैं अलग अलग प्रकार की, उनमें उनको बांटा गया जैसे खरीफ रबी और जायद फसलों में मुख्यतः इन तीनों को बांटा गया है। समझ में आ गया। तो 3 प्रमुख कृषि फसलें हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन विस्तार से। सबसे जो पहले फसलें आती हैं वो आती हैं खरीफ की फसलें, है ना, जिनको कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है। अब जो मानसूनी सीजन की शुरुआत होती है भारत में जून में और काफी क्षेत्र में जुलाई में पहुंचता है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तो वहां पर जुलाई में उसमें उनकी कृषि की जाती है। जैसे भारत में मानसून आता है तो उस समय बरसात के कारण, क्योंकि भारत का लगभग कृषि है वो किस पे निर्भर करती है आपके सामने, लगभग कृषि आपके सामने मानसून पर निर्भर करती है। तो जैसे मानसून आता है जमीन है उसमें जो बरसात के कारण नमी होती है उसके बाद में उसकी जुताई की जाती है। और इस फसल को जैसे भारत में ठंड जो का मौसम है, सर्दी का मौसम आता है उससे पहले सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, कौन सा है, चावल की फसल। समझ में आ गया। इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, इसको भाई अच्छे से कर लेना। विशेषताओं की बात करें, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है किसको, चावल को, जिसमें सबसे उच्च तापमान आपके सामने लगभग 25 डिग्री से अधिक तापमान देखने को मिलता है और लगभग उच्च आर्द्रता भी देखने को मिलती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। मतलब ये फसल उस वाले क्षेत्र में होगी जहां पर तापमान हमेशा 25 डिग्री से ज्यादा होगा। तो 25 डिग्री से ज्यादातर तापमान आपको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है, उत्तर भारत में, पंजाब, बिहार, आपके सामने हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, इस ये वाला वो क्षेत्र होता है जहां पर 25 डिग्री से अधिक तापमान मिलता है और हमेशा आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी अच्छी होगी और 100 जो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, उससे ज्यादा बरसात होनी चाहिए आपके सामने, तभी आपके सामने क्या है, ये फसलें उगती हैं। समझ में आ गए। तो ये सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तापमान अधिक होना चाहिए 25 डिग्री से अधिक और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी होनी चाहिए।
इसके मुख्य उत्पादित क्षेत्रों की बात करें तो आपके सामने उत्तर भारत में खास करके ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ भूभाग, दक्षिणी भूभाग में भी इसकी कृषि की जाती है, जहां पर पानी की उपलब्धता सुगमता से देखने को मिलती है। काफी ज्यादा मात्रा में इसको पानी भी चाहिए, तो इसी क्षेत्र में इसका ये उत्पादित हो सकती है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। पहला क्षेत्र है जहां पर ये अच्छे जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल हो गया आपके सामने, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपके सामने बिहार, उड़ीसा में खास करके इसका क्या उत्पादन होता है। तो मुख्य क्षेत्र आपको पता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आपके सामने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर, और बिहार जहां पर सबसे ज्यादा चावल की कृषि है वो की जाती है। और इस भूभाग में आपके सामने मुख्यतः चावल को खाद्यान्न के रूप में खाया भी जाता है। समझ में आ गया। अगले वाली जो फसल है खरीफ फसलों में वो कौन सी है? मक्का की फसल। मक्का की फसल एक मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। इसका भी आपके सामने जो जून जुलाई में मानसून के बाद में इसको बोया जाता है, जिसको आपके सामने खाद्यान्न के रूप में, खाने के रूप में और विशेषकर तो इसको चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए तापमान के लिए आपको तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, मतलब आपके सामने विशेषकर ठीक ठाक तापमान आपको इसको चाहिए, और हल्की वर्षा, मतलब बरसात की इसको ज्यादा जरूरत नहीं होती। राजस्थान जैसा जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे मक्के की आपके सामने खेती होती है। ठीक ठाक आपको तापमान हो और आपके सामने अगर थोड़ी ठीक ठाक वर्षा होती है उस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इसमें चावल जितनी बरसात की जरूरत नहीं होती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ये वाली फसलें उगाई जाती हैं। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मक्के की फसल होती है। अगले वाला है, अगला मोटा अनाज है वो इस समय बोया जाता है, वो कौन सा होता है? ज्वार की फसल को उगाया जाता है। मोटा अनाज की फसल है जहां पे कम वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपके सामने ज्वार की जो फसल है आप सबको पता है कहां पर उगाई जाती है, जहां पर कम, मोटा अनाज की विशेषता यही होती है कि वो उस क्षेत्र में उगता है जहां पर आपके सामने कम बरसात देखने को मिलती है और उच्च तापमान होते हैं। विशेषकर आपके सामने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश क्षेत्र में उगाई जाती है। तो अच्छे से याद कर लेना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ज्वार का। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बाजरा। तो बाजरा आपके सामने बलुई व कम उपजाऊ मृदा में भी और कम वर्षा में होने वाली आपके सामने जो मोटे अनाज की फसल है, बाजरा एक ऐसी ही फसल है जो सबसे कम आपके सामने क्या होगा, बरसात होगी तो भी ये क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, और इसको इतनी ज्यादा बरसात की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये उस वाले क्षेत्र में होता है, खास करके राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे कम बरसात देखने को मिलती है, कम उपजाऊ भूमि है, बालू मिट्टी पाई जाती है, तो ये सब बाजरा है वहां पर उत्पादित होता है। खास करके राजस्थान का जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, साथ साथ उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया, और जो राजस्थान के लगती सीमाएं हैं गुजरात व हरियाणा में आपके सामने मुख्यतः बाजरा को बोया जाता है। अगले वाली फसल है खरीफ फसलों में कपास की फसल। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जिसमें मुख्य रूप से रेशेदार फसलों में इसको जाना जाता है। कैसा तापमान चाहिए आपके सामने? इसके लिए उच्च तापमान होना चाहिए और बरसात है वो भी हल्की होनी चाहिए, मतलब कम बरसात में और उच्च तापमान में इसका उत्पादन हो सकता है। 201 पाला रहित दिन होने चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि इसमें आपके सामने पाला, मतलब ठंड नहीं पड़नी चाहिए ज्यादा दिन। सबसे इंपॉर्टेंट है 110 दिन इसको लगभग ऐसे चाहिए जिसमें ठंड है वो कम रहे और तेज धूप खिले। जितनी ज्यादा तेज धूप होती है उतने ही ज्यादा आपके सामने जो कपास है उसकी कृषि शानदार होती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी आपके सामने 210 पाला रहित दिन होने चाहिए, मतलब कम सर्दी पड़नी चाहिए। काली मृदा है वो इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, इसीलिए आपके सामने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खास करके इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, जिसको आपके सामने कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, वो मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी के रूप में जानी जाती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आपके सामने आंध्र प्रदेश और पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, विशेषकर उस क्षेत्र में आपके सामने सबसे ज्यादा इस जो कपास है उसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगली फसल की बात करें आपके सामने गन्ना। गन्ना कैसी फसल होती है जहां पे उष्ण कटिबंधीय और आपके सामने उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, जहां पर आपके सामने 21 से 27 डिग्री तक का तापमान होना चाहिए और
मध्यम से ज्यादा अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए। मतलब वही गन्ने गन्ने की फसल को आपके सामने सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की बरसात देखने को मिले। उत्पादन वाला क्षेत्र मिले की बात करें तो जहां पर क्या तो नदियां बहती हैं या फिर अच्छी मात्रा में बरसात होती है, उसी जो प्रदेश में इसकी जो आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, इसकी कृषि देखने को मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व बिहार व गुजरात में इसकी विशेषकर फसल है वो देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा जो क्या होता है, गन्ने का उत्पादन होता है। खास करके तो उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। ये थी आपके सामने खरीफ फसलें। अब बात करेंगे अपन रबी फसलों की। सर्द मौसम जैसे ही आता है, तो जैसे सितंबर अक्टूबर में आपके सामने जो खरीफ फसलें उनको काट लिया जाता है, उसके बाद में सर्दी के मौसम में आपके सामने क्या होती है, उस मौसम में आपके सामने जिन फसलों को बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक, और जिनको अप्रैल से जून मतलब गर्मी के आने से पहले भारत में है ना, उनको काट लिया जाता है। उन फसलों को आपको क्या कहा जाता है, रबी की फसलों के नाम से जाना जाता है। विशेषकर आपके सामने सबसे पहले और सबसे प्रमुख फसल जो इसमें आती है, मतलब इस प्रकार की फसलें जिनको उत्पादित होने के लिए आपको किस प्रकार का जलवायु चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, वो फसलें इसमें मुख्य प्रकार से आती हैं। पहली प्रमुख फसल है गेहूं की फसल, जहां पर भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है और उसके बाद में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, जिसको आपके सामने ठंडी जलवायु की जरूरत होती है। 10 से 15 डिग्री का तापमान होना चाहिए और 20 से 25 डिग्री का तापमान है कटाई के समय होना चाहिए। मतलब तापमान का बहुत बड़ा असर होता है आपके सामने रबी फसलों में, जहां पे 10 से 15 डिग्री का जो तापमान है वो बुआई के समय हो और 20 से 25 डिग्री का तापमान है वो आपके सामने कटाई का समय हो। आपके सामने ना सिर्फ यहाँ पर आपके सामने तापमान का महत्व है, बल्कि बरसात है या वर्षा है उसका भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक बरसात की भी आवश्यकता होती है। मतलब मध्यम से अच्छे दर्जे की आपके सामने बरसात होनी चाहिए, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की। और जिन क्षेत्रों में ही इसको उगाया जाता है, जहां पर क्या होता है, विशेष करके आपके सामने जो अच्छी मात्रा में बरसात देखने को मिलती है, या फिर जहाँ पे बुआई के लिए आपके सामने नदियां है या सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, उसी क्षेत्र में गेहूं को उगाया जा सकता है, वरना गेहूं की फसल नहीं होती है। गेहूं का उत्पादन आपके सामने मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। साथ के साथ कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगले वाली जो फसल है वो कौन सी है, जौ की फसल। अगला जो अनाज है जो आपके सामने जो है, जो फसल बोई जाती है वो कौन सी, जौ की जो अनाज है वो उगाया जाता है। कम उपजाऊ फसल है, मर्दा व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो आपके सामने मतलब गेहूं से कम उपजाऊ वाली जमीन है जहां पर गेहूं नहीं उगाया जा रहा है, उस जगह में उसकी जगह क्या उगा देते हैं लोग, उसकी जगह उगाया जाता है आपके सामने जौ, जिसमें कम उपजाऊ जमीन चाहिए और कम वर्षा में ये आसानी से उग जाता है। विशेषकर आपके सामने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर उसका वो वाला क्षेत्र जहां पे आपके सामने उत्पादकता गेहूं की नहीं देखने को मिलती है, उस क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। समझ में आ गया? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका मुख्यतः उत्पादन देखने को मिलता है। विशेषताओं की बात करें, रबी की जो प्रमुख फसल है और तिलहन की फसल के रूप में जो अगले वाली फसल है वो कौन सी है, सरसों। सरसों की फसल कहां पर बोई जाती है, आपके सामने रबी की सबसे प्रमुख फसलों में से और तिलहन की फसलों में आती है, जहां पर जिसको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बोया जाता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है चना। चने जो रबी की ये भी प्रमुख फसल है, जहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में इसको बोया जाता है। फिर जो आपके सामने जो बीच का मौसम आता है, जो सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम आता है, जहां पे आपके सामने जो खाली रहता है, मार्च से लेकर जून तक पूरे भारत में ऐसा मौसम होता है जहां पर बहुत कम फसलें बोई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें हो गई या वाणिज्य फसलें हो गई, वो कम बोई जाती हैं। तो उस समय आपके सामने जो बीच के समय में जायद फसलें उगाई जाती हैं, जो कम समय में जिनका उत्पादन हो सकता है और कम पानी में हो सकता है। तो इसमें कौन सी होती हैं, जो खाने पीने की जो विशेषकर जैसे तरबूज हो गया,
खरबूजे हो गए, ककड़िया हो गए, सब्जी हो गई और चारे की फसलें हैं वो मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। इस समय ना तो नदियों में इतना पानी रहता है, ना आपके सामने जो सिंचाई है उसके लिए आपको मुख्यतः किस पर निर्भर होना पड़ता है, भूजल पे होना पड़ता है, या फिर अगर नहरी क्षेत्र हो तो वहां पर होना पड़ता है, या कोई सिंचाई परियोजना चल रही है उस पर आपको निर्भर होना पड़ता है। तो ये फसलें वहीं पर उगाई जा सकती है जहां पर आपके सामने सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो, वहीं पे आपके सामने इन फसलों को उगाया जाता है। जहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भूभागों में इन फसलों को उगाया जाता है। भारत में कृषि विविधता वाले देश में भौगोलिक व जलवायु जो विभिन्नताओं को दर्शाती है। आपके सामने जो भारत जैसा क्षेत्र है यहाँ पे कृषि की विविधता देखने को मिलती है और भौगोलिक व जलवायु आपके सामने विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। इन प्रमुख फसलों में अनेक विशिष्ट उत्पादन के क्षेत्र हैं जहां पर ज्ञान, कृषि नियोजन, खाद्य सुरक्षा नीतियां और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तो भारत जैसा देश है यहाँ पे कृषि भूमि की कमी नहीं है, यहाँ की मिट्टी है वो भी ठीक ठाक उपजाऊ है, लेकिन हमें जरूरत है यहाँ पे भारत में तकनीक की और कम से कम जो मानसून है उस पर निर्भरता कम करने की, जिससे क्या हो भारत और अधिक जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन कर पाए। तो ये थी भारत की कुछ प्रमुख जो फसलें हैं और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चावल और चाय वाला प्रश्न आपके सामने जो मुख्यतः देखने को मिलता है, अच्छे से करके चले जाना इन प्रश्नों को। अगर ये वाला प्रश्न आए तो मैंने लगभग इसका रिवीजन करवा दिया है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन क्षेत्र, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट अध्ययन करा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके सामने अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अन्य वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से जाकर भी अन्य वीडियो को जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। भारत में कृषि क्या एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो कृषि होती है उसके जो फसलों के बारे में बताना है। तो कृषि के बारे में देखेंगे तो भारत में आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की लगभग आपके सामने 65% से ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर करती थी, सिर्फ कृषि पर निर्भर करती थी। और आज भी भारत की कुछ जो निर्भरता कम हुई है, हम सर्विस सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं उस कारण, लेकिन अभी भी भारत की काफी जनसंख्या है जो किस पर निर्भर करती है, आपके सामने कृषि पर निर्भर करती है और खास करके तो ग्रामीण क्षेत्र की तो सबसे ज्यादा निर्भर करती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा मृदा परिस्थितियों के कारण फसलों में विविधता पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु और जो मृदा है उसकी परिस्थितियों के कारण क्या फसलों में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। भारत में एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है, भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर आप देखो उत्तरी मैदानों क्षेत्र में तो जो जलद मृदा है वो पाई जाती है आपके सामने। अगर आप जो दक्कन के पठार है यहाँ पे काली लाल मिट्टी पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में आपके सामने लवणीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके सामने जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है आपके सामने भुरभुरी मिट्टी वो पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपके सामने पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो अलग अलग मिट्टी के प्रकार होने के कारण अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनको उगाना संभव है। और भारत की जलवायु वो भी कुछ इस प्रकार की है कि हर क्षेत्र की जलवायु भी अलग है ना। अब अगर आप उत्तरी क्षेत्र की बात करो तो यहाँ पर सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं। जो आपके सामने जो अगर आप दक्षिण की भारत में जाओगे तो वहां पे सर्दी इतनी ज्यादा नहीं होती है, सामान्य तापमान भी रहता है। समझ में आ गया। तो भारत की जलवायु भी ऐसी है जहां पर तापमान में भी जलवायु में भी विविधता देखने को मिलती है। इस कारण भारत में फसलों में विविधता होना एक सामान्य सी बात है। फसलों को मुख्य रूप से 3 कृषि ऋतुओं में बांटा गया है। तो भारत में अगर फसलों की बात करें तो जो कृषि ऋतु हैं अलग अलग प्रकार की, उनमें उनको बांटा गया, जैसे खरीफ, रबी और जायद फसलों में मुख्यतः इन तीनों को बांटा गया है। समझ में आ गया। तो 3 प्रमुख कृषि फसलें हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन विस्तार से। सबसे जो पहले फसलें आती हैं वो आती हैं खरीफ की फसलें, है ना, जिनको कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है। अब जो मानसूनी सीजन की शुरुआत होती है भारत में जून में और काफी क्षेत्र में जुलाई में पहुंचता है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तो वहां पर जुलाई में उसमें उनकी कृषि की जाती है। जैसे भारत में मानसून आता है तो उस समय बरसात के कारण, क्योंकि भारत का लगभग कृषि है वो किस पर निर्भर करती है, आपके सामने लगभग कृषि आपके सामने मानसून पर निर्भर करती है। तो जैसे मानसून आता है जमीन है उसमें जो बरसात के कारण नमी होती है उसके बाद में उसकी जुताई की जाती है। और इस फसल को जैसे भारत में ठंड जो का मौसम है, सर्दी का मौसम आता है उससे पहले सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई
की जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, कौन सा है? चावल की फसल। समझ में आ गया? इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, इसको भाई अच्छे से कर लेना। विशेषताओं की बात करें, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है किसको? चावल को, जिसमें सबसे उच्च तापमान आपके सामने लगभग 25 डिग्री से अधिक तापमान देखने को मिलता है और लगभग उच्च आर्द्रता भी देखने को मिलती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। मतलब ये फसल उस वाले क्षेत्र में होगी जहां पर तापमान हमेशा 25 डिग्री से ज्यादा होगा। तो 25 डिग्री से ज्यादातर तापमान आपको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? उत्तर भारत में, पंजाब, बिहार, आपके सामने हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, ये वाला वो क्षेत्र होता है जहां पर 25 डिग्री से अधिक तापमान मिलता है और हमेशा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी भी अच्छी होगी और 100 जो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, उससे ज्यादा बरसात होनी चाहिए आपके सामने, तभी आपके सामने क्या है? ये फसलें उगती हैं। समझ में आ गए? तो ये सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तापमान अधिक होना चाहिए 25 डिग्री से अधिक और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी होनी चाहिए। इसके मुख्य उत्पादित क्षेत्रों की बात करें तो आपके सामने उत्तर भारत में खास करके ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ भूभाग, दक्षिणी भूभाग में भी इसकी कृषि की जाती है जहां पर पानी की उपलब्धता सुगमता से देखने को मिलती है, काफी ज्यादा मात्रा में इसको पानी भी चाहिए, तो इसी क्षेत्र में इसका ये उत्पादित हो सकती है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। पहला क्षेत्र है जहां पर ये अच्छे, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल हो गया आपके सामने, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपके सामने बिहार, उड़ीसा में खास करके इसका क्या उत्पादन होता है। तो मुख्य क्षेत्र आपको पता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आपके सामने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर, और बिहार जहां पर सबसे ज्यादा चावल की कृषि है वो की जाती है और इस भूभाग में आपके सामने मुख्यतः चावल को खाद्यान्न के रूप में खाया भी जाता है। समझ में आ गया? अगले वाली जो फसल है खरीफ फसलों में वो कौन सी है? मक्का की फसल। मक्का की फसल एक मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। इसका भी आपके सामने जो जून जुलाई में मानसून के बाद में इसको बोया जाता है, जिसको आपके सामने खाद्यान्न के रूप में, खाने के रूप में और विशेषकर तो इसको चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए तापमान के लिए आपको, तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, मतलब आपके सामने विशेषकर ठीक ठाक तापमान आपको इसको चाहिए और हल्की वर्षा, मतलब बरसात की इसको ज्यादा जरूरत नहीं होती। राजस्थान जैसा जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे मक्के की आपके सामने खेती होती है, ठीक ठाक आपको तापमान हो और आपके सामने अगर थोड़ी ठीक ठाक वर्षा होती है उस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इसमें चावल जितनी बरसात की जरूरत नहीं होती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ये वाली फसलें उगाई जाती हैं। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मक्के की फसल होती है। अगले वाला है, अगला मोटा अनाज है वो इस समय बोया जाता है, वो कौन सा होता है? ज्वार की फसल को उगाया जाता है। मोटा अनाज की फसल है जहां पे कम वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपके सामने ज्वार की जो फसल है आप सबको पता है कहां पर उगाई जाती है, जहां पर कम, मोटा अनाज की विशेषता यही होती है कि वो उस क्षेत्र में उगता है जहां पर आपके सामने कम बरसात देखने को मिलती है और उच्च तापमान होते हैं। विशेषकर आपके सामने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश क्षेत्र में उगाई जाती है। तो अच्छे से याद कर लेना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ज्वार का। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बाजरा। तो बाजरा आपके सामने बलुई व कम उपजाऊ मृदा में भी और कम वर्षा में होने वाली आपके सामने जो मोटे अनाज की फसल है, बाजरा एक ऐसी ही फसल है जो सबसे कम आपके सामने क्या होगा, बरसात होगी तो भी ये क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है और इसको इतनी ज्यादा बरसात की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये उस वाले क्षेत्र में होता है, खास करके राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे कम बरसात देखने को मिलती है, कम उपजाऊ भूमि है, बालू मिट्टी पाई जाती है, तो ये सब बाजरा है वहां पर उत्पादित होता है। खास करके राजस्थान का जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, साथ के साथ उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया और जो राजस्थान के लगती सीमाएं हैं, गुजरात व हरियाणा में आपके सामने मुख्यतः बाजरा को बोया जाता है। अगले वाली फसल है खरीफ फसलों में कपास की फसल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जिसमें मुख्य रूप से रेशेदार फसलों में इसको जाना जाता है। कैसा तापमान चाहिए आपके सामने? इसके लिए उच्च तापमान होना चाहिए और बरसात है वो भी हल्की होनी चाहिए, मतलब कम बरसात में और उच्च तापमान में इसका उत्पादन हो सकता है। 201 पाला रहित दिन होने चाहिए। इसके लिए सबसे
जरूरी बात यही है कि इसमें आपके सामने पाला मतलब ठंड नहीं पड़नी चाहिए ज्यादा दिन। सबसे इंपॉर्टेंट है 110 दिन इसको लगभग ऐसे चाहिए जिसमें ठंड है वो कम रहे और तेज धूप खिले। जितनी ज्यादा तेज धूप होती है उतने ही ज्यादा आपके सामने जो कपास है उसकी कृषि शानदार होती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी आपके सामने 210 पाला रही दिन होने चाहिए, मतलब कम सर्दी पड़नी चाहिए। काली मृदा है वो इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, इसीलिए आपके सामने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खास करके इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, जिसको आपके सामने कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, वो मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी के रूप में जानी जाती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आपके सामने आंध्र प्रदेश और पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है विशेषकर उस क्षेत्र में आपके सामने सबसे ज्यादा इस जो कपास है उसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगली फसल की बात करें आपके सामने गन्ना। गन्ना कैसी फसल होती है जहां पे उष्ण कटिबंधीय और आपके सामने उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, जहां पर आपके सामने 21 से 27 डिग्री तक का तापमान होना चाहिए और मध्यम से ज्यादा अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए। मतलब वही गन्ने की फसल को आपके सामने सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की बरसात देखने को मिले। उत्पादन वाला क्षेत्र मिले की बात करें तो जहां पर क्या तो नदियां बहती हैं या फिर अच्छी मात्रा में बरसात होती है, उसी जो प्रदेश में इसकी जो आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, इसकी कृषि देखने को मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व बिहार व गुजरात में इसकी विशेषकर फसल है वो देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा जो क्या होता है, गन्ने का उत्पादन होता है। खास करके तो उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। ये थी आपके सामने खरीफ फसलें। अब बात करेंगे अपन रबी फसलों की। सर्द मौसम जैसे ही आता है तो जैसे सितंबर अक्टूबर में आपके सामने जो खरीफ फसलें उनको काट लिया जाता है, उसके बाद में सर्दी के मौसम में आपके सामने क्या होती है, उस मौसम में आपके सामने जिन फसलों को बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक और जिनको अप्रैल से जून मतलब गर्मी के आने से पहले भारत में है ना उनको काट लिया जाता है, उन फसलों को आपको क्या कहा जाता है, रबी की फसलों के नाम से जाना जाता है। विशेषकर आपके सामने सबसे पहले और सबसे प्रमुख फसल जो इसमें आती है, मतलब इस प्रकार की फसलें जिनको उत्पादित होने के लिए आपको किस प्रकार का जलवायु चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, वो फसलें इसमें मुख्य प्रकार से आती हैं। पहली प्रमुख फसल है गेहूं की फसल, जहां पर भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है और उसके बाद में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, जिसको आपके सामने ठंडी जलवायु की जरूरत होती है। 10 से 15 डिग्री का तापमान होना चाहिए और 20 से 25 डिग्री का तापमान है कटाई के समय होना चाहिए। मतलब तापमान का बहुत बड़ा असर होता है आपके सामने रबी फसलों में, जहां पे 10 से 15 डिग्री का जो तापमान है वो बुआई के समय हो और 20 से 25 डिग्री का तापमान है वो आपके सामने कटाई का समय हो। आपके सामने ना सिर्फ यहाँ पर आपके सामने तापमान का महत्व है, बल्कि बरसात है या वर्षा है उसका भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक बरसात की भी आवश्यकता होती है। मतलब मध्यम से अच्छे दर्जे की आपके सामने बरसात होनी चाहिए, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की। और जिन क्षेत्रों में ही इसको उगाया जाता है, जहां पर क्या होता है, विशेष करके आपके सामने जो अच्छी मात्रा में बरसात देखने को मिलती है या फिर जहाँ पे बुआई के लिए आपके सामने नदियां है या सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, उसी क्षेत्र में गेहूं को उगाया जा सकता है, वरना गेहूं की फसल नहीं होती है। गेहूं का उत्पादन आपके सामने मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। समझ में आ गया, यहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। साथ के साथ कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगले वाली जो फसल है वो कौन सी है, जौ की फसल। अगला जो अनाज है जो आपके सामने जो है, जो फसल बोई जाती है वो कौन सी, जौ क्या जो अनाज है वो उगाया जाता है। कम उपजाऊ फसल है, मृदा व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो आपके सामने मतलब गेहूं से कम उपजाऊ वाली जमीन है जहां पर गेहूं नहीं उगाया जा रहा है, उस जगह में उसकी जगह क्या उगा देते हैं लोग, उसकी जगह उगाया जाता है आपके सामने जौ, जिसमें कम उपजाऊ जमीन चाहिए और कम वर्षा में ये आसानी से उग जाता है। विशेषकर आपके सामने राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर उसका वो वाला क्षेत्र जहां पे आपके सामने उत्पादकता गेहूं की नहीं देखने को मिलती है, उस क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है।
समझ में आ गया। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका मुख्यतः उत्पादन देखने को मिलता है। विशेषताओं की बात करें, रबी की जो प्रमुख फसल है और तिलहन की फसल के रूप में जो अगले वाली फसल है वो कौन सी है, सरसों। सरसों की फसल कहां पर बोई जाती है, आपके सामने रबी की सबसे प्रमुख फसलों में से और तिलहन की फसलों में आती है, जहां पर जिसको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बोया जाता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है चना। चने जो रबी की, ये भी प्रमुख फसल है, जहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में इसको बोया जाता है। फिर जो आपके सामने जो बीच का मौसम आता है, जो सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम आता है, जहां पे आपके सामने जो खाली रहता है मार्च से लेकर जून तक, पूरे भारत में ऐसा मौसम होता है जहां पर बहुत कम फसलें बोई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें हो गई, वाणिज्य फसलें हो गई, वो कम बोई जाती हैं। तो उस समय आपके सामने जो बीच के समय में जायद फसलें उगाई जाती हैं, जो कम समय में जिनका उत्पादन हो सकता है और कम पानी में हो सकता है। तो इसमें कौन सी होती हैं, जो खाने पीने की जो विशेषकर जैसे तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, ककड़िया हो गए, सब्जी हो गई और चारे की फसलें हैं, वो मुख्य रूप से उगाई जाते हैं। इस समय ना तो नदियों में इतना पानी रहता है, ना आपके सामने जो सिंचाई है, उसके लिए आपको मुख्यतः किस पर निर्भर होना पड़ता है, भूजल पे होना पड़ता है, या फिर अगर नहरी क्षेत्र हो तो वहां पर होना पड़ता है, या कोई सिंचाई परियोजना चल रही है उस पर आपको निर्भर होना पड़ता है। तो ये फसलें वहीं पर उगाई जा सकती हैं जहां पर आपके सामने सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो, वहीं पे आपके सामने इन फसलों को उगाया जाता है। जहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भूभागों में इन फसलों को उगाया जाता है। भारत में कृषि विविधता वाले देश में भौगोलिक व जलवायु जो विभिन्नताओं को दर्शाती है। आपके सामने जो भारत जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि की विविधता देखने को मिलती है और भौगोलिक व जलवायु आपके सामने विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। इन प्रमुख फसलों में अनेक विशिष्ट उत्पादन के क्षेत्र हैं, जहां पर ज्ञान, कृषि नियोजन, खाद्य सुरक्षा नीतियां और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तो भारत जैसा देश है, यहाँ पे कृषि भूमि की कमी नहीं है, यहाँ की मिट्टी है वो भी ठीक ठाक उपजाऊ है, लेकिन हमें जरूरत है यहाँ पे भारत में तकनीक की और कम से कम जो मानसून है उस पर निर्भरता कम करने की, जिससे क्या हो, भारत और अधिक जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन कर पाए। तो ये थी भारत की कुछ प्रमुख जो फसलें हैं और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चावल और चाय वाला प्रश्न आपके सामने जो मुख्यतः देखने को मिलता है, अच्छे से करके चले जाना इन प्रश्नों को। अगर ये वाला प्रश्न आए तो मैंने लगभग इसका रिवीजन करवा दिया है। धन्यवाद। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन पढ़ेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या देखने को मिलती है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर अपन बात करें तो इसमें आपके सामने जो उत्तरी दिशा है उसमें 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है, और दक्षिणी क्षेत्र होता है वहां पे आपके सामने 37 डिग्री और 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है। पूर्वी दिशा की तरफ अगर अपन बढ़े तो 68, पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़े अपन तो 68 डिग्री 7 मिनट का आपके सामने जो पूर्वी देशांतर देखने को मिलता है, और आपके सामने 97.25 से तक आपके सामने पूर्वी देशांतर वो फैला हुआ है। अगर आप इसमें अगर ट्रिक से याद कर लें तो एक एक याद कर लेना और 29 इनमें ऐड कर लेना, समझा। 29 आप में ऐड कर लेना, 8.4 में आप लगभग 29 ऐड कर लो, और 68 में लगभग आप 29 ऐड कर लो, तो आप 37 और 97.25 तक लगभग पहुंच जाओगे। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमाएं कितनी है। तो भारत में जो स्थल सीमाएं भाई, जो अलग अलग जो देश होते हैं, जैसे भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, भारत की जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, भारत की सीमा आपके सामने चीन के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ आपके सामने भारत की जो सीमा है वो लगती है। तो उसका कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कितनी किलोमीटर लंबी है। तो भारत की अगर अपन जो कुल सीमा की बात करें तो वो 5200 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर लंबी है, लगभग 5200 किलोमीटर लंबी है। और समुद्री तट रेखा की बात करें तो 75,016 वर्ग किलोमीटर कुल फैली हुई है। समझ में आ गया आपके सामने। तो जो कुल आपके सामने जो जमीनी जो सीमा है वो आपके सामने 5200 किलोमीटर फैली हुई है, और समुद्री सीमा आपके सामने 7516 किलोमीटर लगभग फैली हुई है।
अब आपके सामने बात करें भारत के भौगोलिक विभाजन कितना है, तो भारत को कुल आपके सामने 5 भौतिक विभाजनों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन क्या होते हैं भाई, अगर अपन कोई भी देश में जाते हैं, जैसे ये इंडिया है, तो आप इसमें जाते हो तो आप में इसमें अलग अलग प्रकार के स्थल देखने को मिलते हैं। एक जैसा तो है नहीं, उत्तर की तरफ जाओगे तो आप पे हिमालय देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो हिमालय से निकलने वाली नदियां उसके द्वारा मैदानों का निर्माण होता है, तो आपके सामने उत्तरी मैदान देखने को मिलते हैं। फिर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपके सामने प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है, भाई पठार पठार वाला क्षेत्र है। फिर आपके सामने थोड़ा सा इधर की साइड आप जाते हो और नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पर तटीय प्रदेश देखने को मिलते हैं। साथ के साथ भारत में द्वीप समूह भी देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार हो गया आपके सामने, जो मालदीव हो गया, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो द्वीप समूह भी देखने को मिलते हैं। तो 5 विभाजनों में बांटा गया है, हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह आपके सामने देखने को मिलते हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो भारत में आपको पता है भाई अलग अलग प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, बहुत सारी नदियां, हर राज्य में अलग अलग आपके सामने नदियां देखने को मिलती हैं। पंजाब क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ पे 5 प्रमुख नदियां बहती हैं, लेकिन आप प्रमुख के नाम पूछे तो अब भारत की जो राष्ट्रीय नदी भी है भाई, गंगा नदी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंध नदी का नाम लिख सकते हो आप, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती नदियां कुछ प्रमुख नदियां हैं। अलग अलग प्रकार की नदियां हैं जिसमें से गंगा आपके सामने हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है, आपके सामने गोदावरी, कृष्णा है, वो दोनों दक्षिण भारत की नदियां हैं, और नर्मदा और ताप्ती आपके सामने अमरकंटक जो अमरकंटक से निकलती हैं। जो ताप्ती है, ये नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों आपके सामने जो अरब सागर है उसमें गिरती हैं। बाकी की सारी कहां पर गिरती हैं? आपके सामने बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, आपके सामने भारत के जल निकासी प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो 2 प्रमुख प्रकार देखने को मिलते हैं। एक तो जो पूर्वी दिशा की ओर बहती है, मतलब इधर की साइड, भारत की लगभग नदियां पूर्वी दिशा की तरफ ही बहती हैं। हिमालय से निकलने वाली जो लगभग नदियां वो सारी कहां से निकलती हैं? आपके सामने पूर्वी दिशा की तरफ बहती हैं। और वो किसका निर्माण करते हैं? आपके सामने डेल्टा का निर्माण करती हैं। समझ में आ गया? उन नदियों को क्या कहा जाता है? आपके सामने पूर्व मुखी नदियां, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कौन सा होता है? इस प्रकार की नदियों को आपके सामने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो नदियों की प्रणाली है वो कौन सी है? नर्मदा ताप्ती प्रणाली के नाम से। कौन सी नदी प्रणाली के नाम से? नर्मदा ताप्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो आपके सामने अरब सागर खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर खाड़ी में गिरती हैं, उनको नर्मदा ताप्ती जो के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी मुखी नदियों के नाम से भी उनको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, भारत की जलवायु का प्रकार क्या है? तो भारत की जलवायु के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें से प्रमुख प्रकार कौन से हैं? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, और जहाँ पे तापमान व वर्षा के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन सी होती है? जहाँ पे सर्दी में सर्दियां देखने को मिलती है, गर्मी में गर्मियां देखने को मिलती है, मानसून मौसम में आपके सामने बरसात देखने को मिलती है। हर प्रकार की जहाँ पे ऋतु है वो पाई जाती है, उसको उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ ऐसी जलवायु जहाँ पे वर्षा भी होती है समय समय पर, उसको मानसूनी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जहाँ पे तापमान और वर्षा है वो वक्त के अनुसार बदलती रहती है। अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन बढ़े, मानसून क्या है? तो मानसून के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मानसून एक ऐसी हवाएं हैं जो वर्ष के अनुसार दिशा बदलती रहती हैं, जैसे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो वर्षा लगातार लाता रहता है ना। आपके सामने जो मानसून में क्या होता है, एक नियम होता है जिसके अनुसार क्या होता है, जो पृथ्वी है वो आपके सामने जब गर्म होती है, हवाएं हैं वो किधर से चलती है? आपके ठंडी हवाएं से किधर की तरफ चलती है? गर्म हवाओं की तरफ बढ़ती है आपके सामने। तो क्या होता है, आपके सामने जो भारत क्षेत्र है ना, इसमें जून जुलाई में आपके सामने क्या पड़ती है? लगभग गर्मी पड़ती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र होता है, जो आपके सामने अरब सागर वाला क्षेत्र होता है, वहां से मानसूनी जो जलवायु है, वहां से जो हवाएं चलती है वो किधर की तरफ बढ़ती है? भारत की जो स्थल है उसकी तरफ बढ़ती है, और वहां से मानसून है वो आपके सामने देखने को मिलता है, और दक्षिण दिशा से आपके सामने ये एंटर करता है और आपके सामने पश्चिमी तक पूरा फैल जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है आपके सामने।
भारत में मानसून के कितने चरण होते हैं? तो भारत में 2 चरण होते हैं। मानसून का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसका आगमन आपके सामने कब देखने को मिलता है? जून सितंबर के महीने में देखने को मिलता है। फिर वही मानसून क्या है आपके सामने लगभग 15 जो जुलाई है वहां तक पूरे भारत में फैल जाता है, 15 जून या जुलाई तक। फिर उसके बाद में वो वापसी लौटता है अक्टूबर और नवंबर में। फिर बरसात करता है कहाँ पे? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो यहाँ से आपके सामने सबसे पहले केरल में जो बरसात होती है सबसे पहले भारत में केरल में एंटर करता है 1 जून के आसपास। उसके बाद में आपके सामने इधर से बढ़ता अंदर से निकलता हुआ इसकी पहली धाराएं निकलती हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा से फिर यहाँ पे गोरो खासी जयंतिया जो मेघालय है वहां पे बरसात करता है। और उसके बाद में थोड़े से दिनों की रुकावट आती है आपके सामने 15 जून के आसपास। ऐसे लगता है कि मानसून रुक गया है। फिर आपके सामने पूरे भारत पंजाब वाले क्षेत्र में फैल जाता है। फिर एक तो आपके सामने धारा इस प्रकार से निकलती है हवाओं की। दूसरी आपके सामने जो विंध्याचल पर्वत है उसके सीधी उससे निकलती है। एक आपसे आपके सामने जो अरावली क्षेत्र उसके से आपके सामने जो हवाओं का जो प्रभाव है वहां से निकलता है। तो इस प्रकार से 3 आपके सामने मानसून का जो क्षेत्र है वो बनता है। फिर क्या होता है आपके सामने पंजाब वाले क्षेत्र में जो यूपी है वहां वाले क्षेत्र में रुकता है और फिर वापस लौटता है कहाँ पे? अक्टूबर नवंबर के आसपास। और यहाँ पे फिर तमिलनाडु में वापसी लौटते हुए सर्दी के मौसम में बरसात होती है। समझ में आ गया? तो 2 प्रकार होते हैं। पहले आगमन वाला मानसून जो जून सितंबर में देखने को मिलता है, वापसी मानसून आपके सामने अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है। कोपेन ने भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो कोपेन के द्वारा भारत की जलवायु कितने भागों में बांटी हुई है? 5 प्रमुख प्रकार के होते हैं कोपेन की जलवायु में, उसको विस्तृत रूप से बांटा गया है। अपन जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको विस्तृत अध्ययन करवाऊंगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आपको इतना ही बताया जाएगा। भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? भारत में अलग अलग प्रकार की मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें जलोढ़, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपके सामने वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा अपने जो क्षेत्र होता है उसमें बाढ़ से क्या कर दी जाती है? अपने साथ बहाकर लाती है और बाढ़ में उसको जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पे छोड़ देती है। लाल मिट्टी लावा और पठारे जो क्षेत्र होता है वहां पर देखने को मिलती है। काली मिट्टी जो कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आती है लेटराइट मिट्टी। और यहाँ पे फिर मरुस्थलीय मिट्टी, जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पर जो रेतीली मिट्टी जिसको बुरबरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है उसको मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है पर्वतीय मिट्टी या पीठ मिट्टी, जहां पर जो क्या होता है आपके सामने जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो उससे जिसमें थोड़े कंकर पत्थर होते हैं आपके सामने, थोड़ी अगर वन क्षेत्र होता है उसकी वन क्षेत्र की अगर जो पहाड़ों में वन क्षेत्र देखने को मिलता है वहां पे उसकी जो पत्तियां गिर गिर के जो हुमस जो आपके सामने खाद वगैरह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये कुछ आपके सामने प्रमुख मिट्टी होती है। लेटराइट व लाल मिट्टी भी इसके नाम से जाना जाता है, जो आपके सामने तमिलनाडु कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आयरन डाइऑक्साइड की इसमें ज्यादा मात्रा होती है। अगले वाला प्रश्न है जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा आपके सामने गंगा ब्रह्मपुत्र की जो घाटियां हैं वहां पर आपके सामने मुख्यतः जो जलोढ़ जो मृदा है वो पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है आपके सामने? वो मृदा होती है जिसके अंदर मुख्यतः आपके सामने जो नदियों के साथ बहाई गई जो मिट्टी होती है वो लेकर आई जाती है। काफी ज्यादा आपके सामने ये उपजाऊ मिट्टी होती है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, खादर व बांगर के नाम से और तराई के नाम से। 3 प्रमुख होते हैं, खादर, बांगर और तराई। अगला है काली मिट्टी की क्या विशेषता होती है? काली मिट्टी की विशेषता ये होती है कि ये आपके सामने इसमें नमी बहुत अधिक समय तक रख लेती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई ऐसी मिट्टी होती है जिसको जोता नहीं जाता है। स्व जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसके अंदर कपास है वो बहुत ज्यादा उत्पादित होता है। साथ के साथ एकदम क्या हो जाता है, अगर आप जब गर्मी पड़ती है तब इसमें दरारें खुल जाती हैं और जब पानी लगता है इसमें वर्षा होती है तो एकदम चिपचिपी हो जाती है, इससे हल नहीं निकल सकता आपके सामने। तो ये क्या होती है, इसके ऊपर फिर पपड़ी आ जाती है ऊपर, मतलब ऊपर एक लेयर आ जाती है। इसके कारण जो पानी है वो नीचे नमी में सोख लेता है। तो इसकी ये विशेषता है, कपास उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है और नमी को सबसे ज्यादा देर तक सोख कर रख सकती है। अगले वाला प्रश्न है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो भारत के जितने भी मुख्य जो प्राकृतिक वनस्पतियां उसके प्रकार कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, पतझड़ीय शुष्क, पर्वतीय व मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन वो होते हैं जो जिनमें हर समय आपके सामने जो हमेशा आपके सामने क्या पत्तियां हैं वो दिखाई देती हैं।
पतझड़, जहाँ पे आपके सामने पतझड़ देखने को मिलता है, नीम हो गया, शीशम हो गया, इसके जो प्रमुख उदाहरण है। पर्वतीय क्षेत्र होता है जहाँ पे पर्वतों में आपके सामने जो आग का पेड़ होता है, इस प्रकार के जो पेड़ पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके सामने कैक्टस जैसे जो पेड़ है वो देखने को मिलती है, झाड़ियां, घास फूस आपके सामने देखने को मिलता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। इन सभी प्रश्नों को अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर जोर से देख लेना। भारत में सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो भारत की जो वन रिपोर्ट होती है उसके अनुसार सबसे ज्यादा वन आपके कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगले वाला प्रश्न है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? भाई वनों को बचाना कोई भी जो सभ्यता हो गई, कोई भी देश के लिए क्यों जरूरी होता है? क्यों? क्योंकि आप सबको पता है भाई वन क्या करते हैं? जलवायु को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जो जलवायु होती है किसी भी देश की, उसमें एक जो आपको पता है भाई, आज के सामने वहां आप एक छोटा सा उदाहरण लो, कोई भी सड़क है उसके किनारे अगर जो पेड़ लगे हुए हैं तो आप देखना वो हमेशा ठंडी मिलेगी, और एक ऐसी सड़क है जिसके आसपास पेड़ नहीं है तो वो सबसे ज्यादा गर्म मिलेगी। साथ के साथ मिट्टी का संरक्षण करते हैं, मिट्टी को अपने साथ अगर कहीं पर पेड़ लगे होते हैं तो क्या होता है, उससे जो मिट्टी है वहां की, उसके नीचे की, वो जड़ों से उसको पकड़ के रखते हैं और वो क्या होती है, कटती नहीं है। साथ के साथ जो परिस्थिति तंत्र है उसमें भी संतुलन बना रहता है। ये थी आपके सामने यूनिट फर्स्ट। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पे आती है? तो आप सबको पता है अभी 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत है वो कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे आधिकारिक रूप से। समझ में आ गया आपके सामने? अब जो आने वाली जनसंख्या होगी इसमें भारत का पहला स्थान होगा, क्योंकि भारत का अब जनसंख्या में हम चाइना को क्या कर सके? क्रॉस कर चुके हैं। अगले वाला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में लगभग 464 जो व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है किसके अनुसार? अभी ये 2021 के आंकड़े के अनुसार इसको ये आंकड़ा है, जहां पे 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या जो वितरण है वो इतना असमान क्यों होता है? भारत में जनसंख्या वितरण इतना कम क्यों है? भाई राजस्थान में जाओगे तो आपके सामने बहुत कम, जैसलमेर वाला क्षेत्र बहुत कम लोग रहते हैं, और वहीं आप बिहार में चले जाओ किसी क्षेत्र में, वहां पे हजारों लोग 1 किलोमीटर में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलते हैं, जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है। तो ऐसा आपके सामने जो शहरी क्षेत्र चले जाओ वहां पर भी आपको काफी लोग दिखाई देते हैं। तो ऐसा असमान वितरण क्यों देखने को मिलता है? क्यों? क्योंकि भौतिक कारण होते हैं। एक तो जलवायु है, जलवायु सबसे प्रमुख कारण होती है। अब आपको पता है भाई राजस्थान में अगर आप जैसलमेर में जाओगे तापमान अधिक होगा, पानी आपके सामने जल की संकट है, आपके सामने खाने पीने की भी कमी होती है, कृषि नहीं है उतनी अच्छी होती है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपके सामने लोग वहां पर कम रहना पसंद करते हैं, विकास परियोजनाएं भी वहां तक अच्छे से नहीं पहुंच पाते हैं। साथ के साथ कुछ सामाजिक व आर्थिक कारण भी होते हैं उसके। शहरों में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं भाई, अच्छा आर्थिक विकास देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट क्या होता है आपके सामने? देखो, विस्फोट का अर्थ होता है कोई भी चीज बहुत तेजी से फैलना। तो जनसंख्या विस्फोट के नाम से पता चल गया होगा आपको कि बहुत ज्यादा जनसंख्या आपके सामने किसी क्षेत्र में देखने को मिले, उसको जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, जब जनसंख्या वृद्धि दर देश के संसाधनों से अधिक हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट दर के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी क्षेत्र हो गया, वहां पर कोई भी देश हो गया, क्षेत्र हो गया, जहां पर बहुत अधिक जनसंख्या है वो देखने को मिलती है आपके सामने, जहां पर जो संसाधन है उसकी कमी हो जाए। मतलब आपके घर में इतने लोग रहने लग गए, इतने लोग हो गए कि आपके पास जो आपका खेत था उससे जो आप कृषि करते थे उससे पूर्ति नहीं हो पा रही। इस प्रकार का ध्वंस को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? संसाधन क्या हो गए? खनिज हो गया, पानी हो गया, शुद्ध हवा हो गई, जो जलवायु हो गई, उसको खनिजों के जो संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अब दिल्ली देख लो आप, दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर प्रकार की विकास परियोजनाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या वहां के लोगों के लिए स्वस्थ जलवायु है? नहीं है। क्यों है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आपके सामने लोग रहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, आपके सामने और प्रकार की जो प्रदूषण की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, जनसंख्या विस्फोट के क्या परिणाम होते हैं? तो जनसंख्या जो विस्फोट है, भारत में जो जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिलता है, इसका क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है किसी देश में, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहला है कि बहुत ज्यादा लोग होंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार में चाहिएगा। समझ में आया? भारत में यही समस्या है भाई, युवा है बहुत ज्यादा, नौकरियां उतनी है नहीं, स्किल की भी कमी देखने को मिलती है।
तो सबसे बड़ी आपके सामने अगर समस्या देखने को मिलती है बेरोजगारी की। फिर अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होगा, पैसा नहीं कमाएगा, तो क्या होगा, गरीबी भी फैलती है उससे, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। क्यों? बहुत ज्यादा जनसंख्या पर उस सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं, उससे जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनकी उचित पहुंच नहीं हो पाती है लोगों के ऊपर। अब भारत में आपको पता है भाई, बहुत कम डॉक्टर और बहुत कम टीचर देखने को मिलते हैं, जितनी ज्यादा जनसंख्या उसके हिसाब से। तो यही है, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती हैं। अगले वाला प्रश्न है, शहरीकरण का क्या अर्थ है? तो शहरीकरण का अर्थ क्या होता है? गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन और शहरों का विस्तार होना। मतलब पहले आप ही देख लो आपके सामने, जो आपके आसपास कोई भी शहर है, पहले वो आपके जो पिताजी से पूछना कि वो शहर पहले आज जितना विस्तार देखने को मिलता है, पहले जो शहर का मुख्य क्षेत्र है उससे भी अब 5-10 किलोमीटर, कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ते जा रहे हैं। शहर बढ़ते जा रहे हैं ना, उनके आसपास की जमीन बिक रही है। क्यों? क्योंकि शहरों में लोग बढ़ रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है? शहरीकरण के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? गांव से लोग पलायन करके कहां पर पड़ते हैं? शहरों की तरफ बढ़ते हैं, जिससे जनसंख्या का पलायन देखने को मिलता है और आपके सामने शहरों का विस्तार देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है, लिंग असमानता क्या होती है? जब समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच में समान अवसर नहीं मिले, उसको लिंग असमानता के नाम से जाना जाता है। मतलब महिलाएं, अगर आप कोई भी एक काम पे गए जहां पर सेम काम महिला ने किया और सेम काम आपके सामने पुरुष ने किया, तो महिला को कम पैसे मिले और पुरुष को ज्यादा मिले, तो यहाँ पर क्या भेदभाव देखने को मिल रहा है? महिलाओं को काम पर नहीं रखा गया क्योंकि वो महिला है, काम उसका आता है, लेकिन इसलिए नहीं लिया कि भाई महिला उतना काम नहीं कर पाएगी। तो इसको जो लिंग असमानता के नाम से जाना जाता है, जहां पर भी स्त्री व पुरुष के रूप में भेदभाव किया जाए, उसको लिंग असमानता के नाम से जानते हैं। अगले वाला प्रश्न है, भारत में कृषि के कितने प्रकार होते हैं? तो भारत में कृषि के कुल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि कौन सी होती है? जिस कृषि को करने के लिए लोग क्या करते हैं भाई, अपना जो खान पान अच्छे से चल जाए, घर चल जाए और थोड़ा बहुत पैसा कमा ले उससे। आप में से लगभग लोग जो भी कृषि करते हो वो इसी के भाग के अंदर आता है। अगली जिसमें क्या आपके सामने गेहूं, चना, है ना, थोड़ा बहुत जो बाजरा हो गया, और जितनी भी फसलें होती हैं नकदी फसलों के अलावा, वो सारी किसमें आती है? निर्वाह कृषि में आती हैं। वाणिज्य कृषि क्या होती है? ऐसे प्रकार की कृषि जिसको खाद्यान्नों के लिए नहीं करके उद्योगों के लिए उत्पादित किया जाता है, जैसे चाय हो गया, रबड़ हो गया, आपके सामने गन्ना हो गया, है ना, कपास हो गया। इस प्रकार की जो जहां से नकदी फसलें जिनको बोला जाता है, उसको वाणिज्य कृषि के नाम से जाना जाता है। वाणिज्य कृषि है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़े स्तर पे होता है भाई, बड़े बड़े फार्मों में इसकी कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि आपके सामने भाई, लोगों के पास जितनी 5-10 बीघा या फिर ज्यादा कृषि भी होती है, लेकिन बहुत बड़े व्यापक स्तर पर नहीं होती है। समझ में आ गया? अगले वाला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत कब देखने को मिलती है? तो हरित क्रांति की शुरुआत है 1960 में देखने को मिली, जिसमें किस चीज पे जोर दिया गया कि उच्च जो क्वालिटी है, जो उच्च उत्पादक वाले बीज हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा आपके सामने प्रोडक्शन है, उत्पादन किया जा सके, और अच्छी तकनीक है उसका प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। क्यों? भारत में उस समय जो कृषि है उससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी। भारत में लोगों के पास खाद्यान्नों की भारत में कमी देखने को मिलती थी। इतना बड़ा देश था, सारा कृषि पर निर्भर था, फिर भी खाद्यान्न भारत में कमी थी। तो भारत में जो तकनीक, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, जो खाद्यान्नों की जो आपूर्ति है उसको सुगम बनाने के लिए हरित क्रांति लाई गई, और 1960 से 1970 के बीच में इसका पहला चरण होता है, खास करके 1965 में, और उसके बाद में 1970 में इसका दूसरा चरण देखने को मिलता है। कुल 2 चरणों में आपके सामने देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है, हरित क्रांति के प्रमुख लाभ क्या है? तो भारत में जो हरित क्रांति देखने को मिली, इसके प्रमुख लाभ क्या है? अनाज के उत्पादन में वृद्धि होती है। जो भारत में जो अनाज, जो पहले संकट था, गेहूं, चावल जैसे जो अनाज थे उनका संकट देखने को मिलता था, उसका अच्छे बीजों के कारण उत्पादन बढ़ता है। भारत पहले दूसरे देशों पर खाद्यान्न के लिए भी निर्भर रहता था, आज भारत दूसरे देशों को अपना जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करता है। समझ में आ गया? और किसानों की आय में भी सुधार देखने को मिला इस चीज से, क्योंकि भारत की लगभग जनसंख्या वो किस पर निर्भर करती थी? कृषि पर निर्भर करती थी। अगले वाला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का, और जो है वो क्या है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। समझ में आ गया? आप कहीं भी चले जाओ पूरे भारत में, उत्तरी भारत में लगभग लोग कौन सा खाना खाते हैं? गेहूं का आटा है, उससे लगभग अनाज खाया जाता है, चावल है
है ना, उसको दक्षिण भारत में जहाँ पे चावल ज्यादा होता है, पानी की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पर चावल को मुख्य रूप से उपभोग किया जाता है। तो ये ऐसी फसलें हैं जिसको भारत में मुख्यतः लोग खाने के लिए खाद्यान्न के रूप में उपभोग में लेते हैं। अगले वाला प्रश्न है आपके सामने, भारत की नकदी फसलें कौन सी है? तो भारत में कौन सी फसलें जो नकदी फसलें हैं, नकदी फसलें कौन सी होती हैं? वो वाली फसलें जिनका उपयोग किस लिए किया जाता है? पैसे कमाने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था ना आपको, जिनसे आप क्या करोगे, उनको खाद्यान्न के रूप में उपयोग नहीं करके आप पैसे कमाने के लिए करते हो। जैसे कपास, गन्ना, जूट, चाय और कॉफी है, ये इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं जिनको उद्योगों के लिए, निर्माण के लिए आपके लिए उपयोग किया जाता है, जिसे कृषक सीधे उद्योगों को बेचकर आपके सामने खूब पैसा कमा सकते हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, डेयरी फार्मिंग क्या होती है? तो दूध उत्पादन और उससे जुड़े जो उत्पादक होते हैं, उससे उनका उत्पादन करके उसका व्यवसाय करना डेयरी फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता है डेयरी फार्मिंग क्या होता है भाई, आप पशुधन को रखते हो, उससे अलग अलग प्रकार की, जैसे गाय हो गया तो उससे दूध, पनीर, छाछ, अलग अलग प्रकार की जो भेड़ हो गई तो उससे आपके सामने ऊन हो गया, उनका दूध हो गया। इस प्रकार के जो डेयरी से संबंधित आपके सामने जो उत्पादन देखने को मिलते हैं, उसको डेयरी फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, कृषि क्षेत्रीय योजना का क्या उद्देश्य होता है? तो क्षेत्रीय वार जो कृषि है उसका विकास करना और संसाधनों को संतुलित करना। तो भारत में जो जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रवार जो कृषि है, जैसे हर क्षेत्र की कोई विशेषता होती है। राजस्थान में मोटा अनाज आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, समझ में आ गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, आपके सामने राई हो गया, इस प्रकार के जो जीरा, इस प्रकार का उत्पादन आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलता है। तो साथ के साथ अब आप यूपी बिहार में, पंजाब क्षेत्र में चले जाओगे, चावल गेहूं का ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, गन्ने का खास करके उत्पादन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आपको सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है, कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता होती है जहां पर सबसे ज्यादा कृषि उसी फसल की देखने को मिलती है। तो उस फसलों पर जोर दिया जाए और उनका विकास किया जाए, उसको कृषि क्षेत्रीय योजना के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में क्या अंतर होता है? तो पुरानी कृषि और जो आपके सामने आधुनिक कृषि है उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है, विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है, पारंपरिक कृषि को में पुराने औजार व तकनीक की जो कमी है वो देखने को मिलती थी। मतलब पहले वाले कृषि में क्या देखने को मिलते थे भाई, आप राजस्थान के विद्यार्थी हो तो राजस्थान के हिसाब से समझे तो कि ऊंट से अपन हल चलाते थे, समझ में आ गया। अब आप आपके आसपास देख लो कितने लोग ऊंट से खेत को जोतते हैं, बहुत कम लोग लगभग ट्रैक्टर से जोतने लग गए हैं, समझ में आ गया। पहले बीज कैसे लेते थे, अपने पिताजी से, दादाजी से पूछना कि जो पहले फसल हो गई उसी के अनाज से बो दिया जाता था। अब आपके सामने क्या तो सरकार बीज देती है या बीज भंडार से जाकर आप क्या करते हो, बीज ले लेते हो। पहले आपके सामने जो खेत के अंदर आपके घर पे कोई पशुधन होता था, उसकी गोबर की खाद से अपन खाद छिड़कते थे, अब यूरिया डालते हो आप। तो यही है, जो पुराने समय की जो कृषि हुआ करती थी उसमें आपके सामने पुराने औजार व तकनीक की कमी थी। अब आधुनिक कृषि में मशीनें आ गई हैं जो जिसमें आपके सामने जो ट्रैक्टर पे अलग अलग प्रकार के जो हल हो गया, उसको जो जोतने के लिए अलग है, उसको जो मिट्टी के खपतवार हटाने के लिए अलग संसाधन आ गए हैं आपके सामने, मिट्टी को उलटने पुलटने के आपके सामने अलग संसाधन है। आज के समय तो लावनी करने के लिए भी अलग जो साधन आ गए हैं। साथ के साथ वैज्ञानिक विधियां भी देखने को मिलती है, कोई अगर कीट पतंगे लगे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की दवाइयां भी डाल सकते हो। समझ में आ गया आपके सामने। अब अपन बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो प्रश्न है उनको पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। पहला प्रश्न है, भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत की बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा जो लोहे का उत्पादन है वो कौन से क्षेत्र से होता है, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो लोहा है वो आपके सामने कहां से देखने को मिलता है, झारखंड व उड़ीसा है, वहां से सबसे ज्यादा ओह है जो लोहे है उसका जो भंडार है वो देखने को मिलता है। तो कहां से आपके सामने सबसे ज्यादा प्रमुख भंडार है, झारखंड व उड़ीसा से आपके सामने लोहा है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। अगला वाला प्रश्न है, भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो खनिज से संबंधित प्रश्न है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल वाली बेल्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा आपके सामने जो कोयला है वो निकलता है। खास करके झारखंड और उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोयला है उसका उत्पादन होता है। अच्छे से याद कर लेना, छत्तीसगढ़ से भी काफी ज्यादा कोयला निकाला जाता है आदिवासी क्षेत्र से।
अगले वाला प्रश्न है, भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में जो प्रमुख पेट्रोलियम के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो असम दिग्बोई से आपके निकलता है, गुजरात का और मुंबई हाई का जो क्षेत्र होता है वहां से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम देखने को मिलता है। राजस्थान में भी अब पचपदरा की जो रिफाइनरी है उससे उत्पादन होने लगा है, और अब थोड़े दिनों में शिलान्यास भी हो जाएगा, तो वहां से भी आपके सामने जो क्रूड ऑयल है वो निकलेगा, उत्पादन पेट्रोलियम का देखने को मिलेगा आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, हाइड्रो पावर क्या है? हाइड्रो पावर क्या है? जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। मतलब क्या किया जाता है, जो बांध होते हैं, बांध के ऊपर आपके सामने जो बांध है उनका, कोई भी नदी होगी उसके ऊपर बांध का निर्माण किया जाता है, पानी को रोका जाता है, और वहां पे जब जो धीरे धीरे नदी में पानी, जो आगे का जो क्षेत्र होता है उसमें पानी छोड़ने के लिए उस बांध से पानी छोड़ा जाता है धीरे धीरे, उसमें क्या टरबाइन घुमाए जाते हैं, जो टरबाइन लगा दिए जाते हैं, वो जैसे घूमते हैं तो बिजली का उत्पादन देखने को मिलता है। तो यही है, जल से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसमें जो टरबाइन लगाकर आपके सामने ऊर्जा को निर्माण किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रो पावर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ देखने को मिलते हैं? तो परमाणु जो भट्टियां होती हैं जिसमें परमाणु के माध्यम से आपके सामने क्या किया जाता है, जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसको परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे तारापुर में है, कोटा, कलकप्पम व नारोरा में आपके सामने, जो नारोरा का तो सबसे बड़ा जो आपके सामने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन बढ़े, भारत में सबसे प्रमुख खनिज कौन कौन से? तो भारत में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो लोहा है, भारत में लोहे जो है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर तांबा है, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है, जैसे आपके सामने जो खेतड़ी और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां से लोहा आपका, जो मैंने पहले बताया था, उड़ीसा हो गया, आपके सामने जो झारखंड वाला क्षेत्र होता है वहां पर देखने को मिलता है। साथ के साथ मैग्नीज, बॉक्साइट व एब्रेक जैसे जो है उनका अच्छी मात्रा में राजस्थान से भी आपके सामने ये जो खनिज है वो निकलते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, भारत में सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र कहां पर देखने को मिलता है? तो कहां पर देखने को मिलता है? जमशेदपुर, टाटा स्टील में आपके सामने सबसे ज्यादा जो लोहा जो इस्पात केंद्र है वो है। कौन सा है सबसे बड़ा? जमशेदपुर, टाटा स्टील का जो केंद्र है वहां पर ये देखने को मिलता है, जमशेदपुर है वहां पर। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारत की प्रमुख कपड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत की बात करें वहां पे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग कहां पर देखने को मिलता है? तो सूती वस्त्र कानपुर, अहमदाबाद आपके सामने प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ पे देखो, जहां पर कपास अच्छा होगा वहीं पे सूती वस्त्र का उद्योग देखने को मिलेगा। कपड़ा का हो गया आपके सामने, उसका उद्योग देखने को मिलेगा। तो कपास आपके सामने मुख्यतः कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो वहीं पे मुंबई हो गया, सूरत, अहमदाबाद व कोयम्बटूर है आपके सामने मुख्य जो क्षेत्र है जहां पे कपड़ों का निर्माण होता है। अगले वाला है, भारत में प्रमुख सीमेंट उद्योग के क्षेत्र कौन से है? तो भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। राजस्थान में भी अच्छी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होता है। क्यों? भारत में आपके सामने चूना पत्थर है वो आपके सामने अच्छी मात्रा में राजस्थान में निकलता है। साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात व तमिलनाडु में भी काफी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होता है। भारत में परिवहन के 4 जो मुख्य साधन कौन से? तो भारत में परिवहन है वो कौन कौन से जो 4 मुख्य साधनों से होता है? पहले रेल, उसके अंदर पहला आपके सामने रेल हो गया, फिर सड़क, वायु और जल परिवहन हो गया। तो रेलवे तो आपको सबको पता है, सड़क हो गई जहाँ पे भाई आप ट्रक हो गया, ट्रकों के माध्यम से काफी ज्यादा जो कोई उद्योगों का सामान है वो जाता है, आप भी करते हो, है ना। वायु हो गया तो एरोप्लेन के माध्यम से, और जल परिवहन हो गया जहाँ पे नावों के माध्यम से जो परिवहन है वो देखने को मिलता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भी यही लगभग साधन है परिवहन के। भारत में सबसे बड़ी रेल प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय रेल है पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल जो नेटवर्क है वो देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे भारतीय रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग एक NH1 कहां तक जाती है? आपके सामने दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। अगले वाला है, भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में बहुत से बंदरगाह है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख बंदरगाह जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके सामने उद्योगों का जो उद्योग से इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने को मिलता है वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो नाव है वो रुकती हैं। और दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक बंदरगाह भी है और बहुत पुराने समय से है, अंग्रेजों के समय से है, बहुत प्रमुख बंदरगाह रहा है।
भारत में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? तो 1911 में आपके सामने इलाहाबाद की जो नैनी है, नैनी का जो क्षेत्र है वहां से आपके सामने सबसे पहले वायु का परिवहन देखने को मिला था। कहां से कहां तक अच्छे से याद कर लेना, इलाहाबाद से नैनी का क्षेत्र है, वहां तक पहली बार 1911 में भारत की डाक सेवा गई थी आपके सामने। भारत का क्षेत्रीय योजनाएं क्या है? तो कोई भी विशिष्ट क्षेत्र हो गया वहां पर आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं चलाई जाए, विकास किया जाए, उसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय योजनाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सामने भारत के भूगोल के जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे सारे के सारे करा दिए हैं। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना।